नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का डियर लर्नर्स की इस प्यारी सी क्लास में। और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हैं मेरे यानी शशांक सर के साथ में। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा केवीएस पीआरटी का सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये किसी और का नहीं बल्कि पीआरटी यानी प्राइमरी का है। तो पीआरटी का सिलेबस हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सभी के सभी जो हमारे साथ छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, सभी के सभी छात्र इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और लाभ उठाएंगे। शुरू करते हैं। तो जितने नए महानुभाव हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चे, सिलेबस तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक हिंदी में सिलेबस को डिस्कस नहीं किया है। और जो हमारे हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको इस चीज़ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो हिंदी का सिलेबस कैसे ही वहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए हिंदी का सिलेबस डिस्कशन भी व्यवस्था की जाए। तो मैंने सारे के सारा सिलेबस जो है उसको मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश हिंदी में, और हिंदी में ही आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको समझें और समझ करके उस सिलेबस को पढ़ेंगे, और मैं आपको सिलेबस पूरा कराऊंगा भी, इसलिए मैंने ये व्यवस्था की है। तो बहुत ही ध्यान से सभी के सभी लोग समझें। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये पीआरटी का सिलेबस है, केवीएस पीआरटी का सिलेबस है, और जो कि आप पढ़ेंगे मेरे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, सभी के सभी बच्चे जो भी चैनल पर आए हैं आते हैं, सभी के सभी लाइक करो। अगर सही नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आप कमेंट ज़रूर मुझको दो और शेयर ज़रूर करेंगे। चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कि जो इस बार केवीएस का क्या हुआ है कि इस बार पहले जैसा पेपर आता रहा है वैसा इस बार नहीं है। वैसे 180 नंबर का ये जो पेपर है पूरा, एक मिनट, ये जो पूरा पेपर होता है वो 180 नंबर का होता है। और 180 नंबर में पहले क्या होता था कि यहाँ पर साइंस आया करती, लेकिन इस बार साइंस को हटा करके 60 नंबर की केवल और केवल भैया पेडागॉजी कह सकते हैं आप, लगाई गई है। ठीक है, ये पेडागॉजी, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 नंबर की केवल सीडीपी लगाई गई, लेकिन उसमें पूरे टॉपिक सीडीपी के नहीं हैं। उसमें लगभग टॉपिक सारे के सारे पेडागॉजी के, जो ये आप लोग देखिएगा। अब ये जो 60 नंबर का प्यारे बच्चे ये जो वेटेज दिया गया है, 60 नंबर का वेटेज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो मैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ध्यान किस में दें, आप ज़्यादा ध्यान सीडीपी पर दें। सीडीपी पर कहें आप, पेडागॉजिकल जो आपका सेक्शन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये जो चीज़ें हैं अगर आप इसको सही से सीख लेंगे तो आपको फिर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। और याद रखना, सब्जेक्ट का अगर ऊपर नीचे भी आ सकता है, लेकिन पेडागॉजी को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है, ये एक फिक्स पैटर्न पर ही चलती है। तो ये बात याद रखेंगे। तो उसी पेडागॉजी जो इस पे आ रही है, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ, उसका सिलेबस मैं पूरा का पूरा आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। केबीएस पीआरटी में जो आने वाला जो 60 नंबर का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी भाषा कैसे आएगी, ये सब कैसी आएगी, वो आपने सब सुन ही चुके हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि केबीएस पीआरटी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ में, और वो भी किसका, तो आप कहोगे पेडागॉजी का, जो कि आपसे पूछी जानी है उसके सेक्शन का। शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जिसको जिसको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और सारे की सारी जो चीज़ें हैं मेरे द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि भैया सभी के सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखें और इसको समझें। देखो, बात करते हैं। अब ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा बृहद सिलेबस है, आप ये भी कह सकते हैं, और इसको आप ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले ये बताते हैं कि कौन से सेक्शन से कितने चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पहला जो उन्होंने सेक्शन लगाया हुआ है, एक मिनट, पहला जो सेक्शन है उस सेक्शन में है शिक्षार्थियों को समझना। 15 नंबर, 15 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे। शिक्षार्थियों को समझना एक पूरी का पूरी यूनिट बना दी गई है, और यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? इसके अंतर्गत पूछा जाएगा विकास, परिपक्वता, यानी विकास के अंतर्गत आप समझ लीजिए सारी, अब ऐसा नहीं कि विकास के अंदर केवल विकास पढ़ लिया कि विकास जो होता है वूम टू टूम चलता है, ऐसा नहीं। विकास, और इसके साथ में आपको वृद्धि भी पढ़ना पड़ेगा।
विकास आप पढ़ेंगे, आप वृद्धि भी पढ़ेंगे, उसके वृद्धि को पढ़ने के साथ साथ आप और क्या पढ़ेंगे, आप परिपक्वता पढ़ेंगे, मैच्योरिटी पढ़ेंगे, विकास की अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो आप समझ जाओगे कुल मिलाकर पूरा जो विकास टॉपिक है यानी ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और क्या होगा, जब विकास की बात करेंगे तो जीन पियाजे ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, वाइगोस्की ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोहलर ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मानी इन सबको आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये देखते जाना कि ये जो सिलेबस है कितना देखना ब्रॉड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिया लेवल का एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, इसमें जो पे ग्रेड है बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। और जिस भी बच्चे ने पेडागोजिकल पार्ट सबसे बढ़िया पढ़ा वो इंटरव्यू में बहुत अच्छी फाइट करेगा, जाके याद रखिएगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो पेडागोजिकल जो पार्ट होगा वो आपकी वहाँ पर बहुत मदद करेगा। इंटरव्यू में आपको पेडागोजी से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, शिक्षण शास्त्र में आपकी कितनी पकड़ है, आपको शिक्षण शास्त्र का कितना नॉलेज है, ये सारी की सारी बातें बड़ी मैटर करती हैं वहाँ पर जब आप देने जाएंगे इंटरव्यू। तो याद रखिएगा, अगर आप पास हो जाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी आपको पेडागोजी फिर से एक बार दोहरानी पड़ेगी, तो याद रखो, तो ऐसा पढ़ो कि बार बार का झंझट ना रहे। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी से इंटरव्यू आप आगे क्रैक करेंगे। तो इसके सिद्धांत मतलब कुल मिला के सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद में और इसमें कौन सा टॉपिक है, फिर विकास के क्षेत्र, शारीरिक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, नैतिक विकास क्या होता है। तो आप यहाँ पर जीन पियाजे, आप यहाँ पर बंडूरा, आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोहलबर्ग, सारे के सारे लोगों को यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी आप कह सकते हो कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के जो डोमेन होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर एक ब्रॉड टॉपिक जोड़ा गया, किशोरावस्था को समझना। किशोरावस्था का एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ब्रॉड रू में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ लिया है कि तूफान का काल है, चुनौती का काल है, ठीक है, पहचान का काल है, लेकिन इस बार आप पढ़ेंगे संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने की आवश्यकताएं, मतलब किशोरावस्था में जो चुनौतियां हैं उनको आवश्यकता, उनकी जो चुनौतियां क्या हैं, उनके निहितार्थ क्या हैं, प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसियां क्या हैं। जैसे आप पढ़ते हो, मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि परिवार, तो आप कहते हो कि परिवार कैसा है, तो आप कहते हो कि प्राथमिक एजेंसी है, सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंसी है या प्राथमिक तत्व है। वहीं अगर द्वितीयक पूछा जाए तो मैं कहता हूँ, आप कहते हो स्कूल, आप कहते हो आस पड़ोस, ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। अब इस चीज़ में आप इसके डीप में पढ़ेंगे, आप इसके ब्रॉड डोमेन में पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या ऐसा होता है। फिर उसके बाद स्कूल निरंतरता क्या है, मतलब स्कूल में रोज रोज जाना क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सारी बातें आप यहाँ पर पढ़ेंगे और 15 नंबर यहाँ से आप कवर करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा, अगर मैं कह भी दूं कि डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाओ, 15 तो वो हो गए। उसके बाद में टीचिंग लर्निंग को समझना जो होता है, याद रखिएगा, अधिगम और अध्यापन को जो समझना है उससे 15 अंक आके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भैया व्यवहारवाद, ठीक है, जिसमें कौन है तो आप कहोगे जिसमें कि हमारे वाटसन साहब हैं। संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद एवं इनके निहितार्थ के विषय में शिक्षक की भूमिका, मतलब इनके जो निहितार्थ हैं, इनका जो अर्थ है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, शिक्षक कौन सी भूमिका अदा करेगा, छात्र की भूमिका क्या होती है सीखने में, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति क्या होती है। देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्योर पेडागोजी है, याद रखिएगा। एक पेडागोजी जो आप सीटेट के लिए पढ़ते हो वो आप पढ़ा करते हो पेडागोजी और प्लस सीडीपी मिक्स करके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ते हो। यहाँ पर प्यारे भैया प्योर पेडागोजी है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो मजाक नहीं है। सीटेट का जो एग्जाम है वो प्यारे भैया मजाक नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में शिक्षण विधियों का विकल्प, शिक्षण विधियां जो हैं उनका विकल्प क्या है, शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, कितनी हो सकती हैं, कैसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, आप ब्रॉड में पढ़ेंगे। कक्षा का वातावरण, मतलब वातावरण, अब अभी तक हमने कहा है कि समृद्ध वातावरण होना चाहिए। अब यहाँ पर आप पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए,
कक्षा का आप एनवायरनमेंट कैसा रखें कि बच्चा सीखे, उसके बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे। अनुशासन क्या होता है, अनुशासन कैसे किया जाता है, अनुशासन की महत्ता क्या है, इस बारे में आप पढ़ेंगे। अनुशासन की महत्ता और शक्ति आदि को समझना, इस बारे में आप अपनी समझ का निर्माण करेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि प्योर पेडागोजी है। फिर है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ। ये हर एक जो मैंने कॉमा लगा के लिखा, हर एक बात अपने आप में एक चैप्टर के रूप में आपको पढ़नी है, अपने आप को एक टॉपिक के रूप में पढ़नी है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके निहितार्थ, सीखने को या लर्निंग को कौन कौन इफेक्ट करते हैं, कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनके निहितार्थ क्या होते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। कक्षा निर्देशन डिजाइन करना, मतलब कक्षा में आप निर्देश दे रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी। छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, यानी जो टीचर है वो प्लानिंग करेगा कि छात्र की योजनाएं, मतलब आगे कल क्या कराना है उसके बारे में पढ़ना है। अगला है स्कूल को में सीखने की जगह बनाना, यानी अब देखो ये बिल्कुल अप्लाइड जिसको कहते हैं अब पेडागोजी है। यानी स्कूल सीखने के लिए जाया जाता है, लेकिन वहां पर सीखने के लिए स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे आप सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, तो शिक्षण अधिगम जो है उसकी योजना बनाओ और उसका संगठन करना। पाठ्यचर्या की अवधारणा प्रकट और छिपे हुए पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर आपसे हिडन करिकुलम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हिडन करिकुलम क्या होता है, यानी छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है। फिर है मूलभूत साक्षरता क्या होती है, फंडामेंटल लिटरेसी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट ऊपर कर दें। फंडामेंटल लिटरेसी यानी ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अंक ज्ञान क्या है, यानी यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि भैया रुपए पैसे का ज्ञान, ये ज्ञान क्या होता है। फिर बचपन की देखभाल और शिक्षण योग्यता, यानी जो हमारी चाइल्ड की जो देखभाल होती है वो क्या होती है, शिक्षण योग्यता में उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। शिक्षण योग्यता पर आधारित शिक्षा क्या होती है, यानी कोई ब्रिलियंट बच्चा है, कोई नॉर्मल बच्चा है, तो वो क्या है, वो किस प्रकार से सीखता है। अनुभवात्मक अधिगम, माने आदमी अनुभव के हिसाब से कैसे सीखता है और कैसे ही वो आगे बढ़ सकता है, ये बातें हैं। इसी के साथ साथ में इसी में आगे निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना पढ़ना, यानी जो वार्षिक पेपर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इकाई योजना माने यूनिट प्लान क्या होते हैं, जैसे जो टेस्ट नहीं होते, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके मानक क्या होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर पाठ योजना माने लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, कौन सी लेसन प्लानिंग अच्छी है, हर्बर्ट की अच्छी है कि ब्लूम की अच्छी, ये हम सीखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण सामग्री एवं समाधान, शिक्षण की जो सामग्री क्या होती है और इसका समाधान क्या है। शिक्षण अधिगम हेतु सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी, यानी ICT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी बात करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि भैया कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, PPT बना के कर सकते हैं, एक PDF के रूप में कर सकते हैं, हार्ड कॉपी दे सकते हैं। तो सारे के सारी जितनी भी बातें कंप्यूटर से संबंधित हैं वो आप यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। सीखने का आकलन कैसे किया, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग कैसे है, सीखने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट टू लर्निंग, इन तीनों के बारे में अभी तक आपने तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, इस बार आप बृहद रूप में पढ़ेंगे कि सीखने का आकलन अगर होता है तो ये क्या है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है, पढ़ेंगे आप। उसके बाद अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद कैसे मदद करता है अधिगम को बढ़ाने में, प्रतिबिंब कैसे मदद करता है अधिगम को बढ़ाने में, अवलोकन, रचनावादी अवलोकन और प्रतिक्रिया क्या है, ये सारे के सारे बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 30 नंबर हो गए, 15 और 30। अब जो है ये देखो यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर देखो, आप देखेंगे कि 10 नंबर में क्या, सीखने के अनुकूल माहौल। तो यहाँ पर बस बात ये करेगा कि माहौल कैसे बनाना चाहिए। देखो विविधता, बच्चों में विविधता होती है, हमारे देश में विविधता में एकता, तो विविधता ही है, वैरायटी में यूनिटी, वैरायटी एंड यूनिटी, ठीक है। यहाँ पर विकलांगता और विकलांग समावेशन की अवधारणा, मतलब मैंने कहा ना, समावेशी शिक्षा जो है यहाँ पर एक प्रधान टॉपिक है। समावेशन की अवधारणा यानी उस पूरी शिक्षा में कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, सारी बातें पढ़नी है। विकलांगता क्या है, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, मतलब समाज के निर्माण में विकलांगता के निहितार्थ क्या है, विकलांगता के प्रकार कितने होते हैं, इनकी पहचान कैसे हो सकती है और इनमें हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है, इसको कैसे दूर करते हैं। स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल कितने प्रकार के होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, आप मन से स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। सभी शिक्षार्थियों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य में उपचारात्मक सुधार कैसे किए जा सकते हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हैं आप
आप काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, काउंसलिंग एंड लीडरशिप के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे खूब। भाई काउंसलर क्या करता है, जब आप मानसिक रूप से बीमार होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, आपका उपचार करता है, तो यहाँ पर कुल कह सकते हैं काउंसलिंग बारी भावना होती है। उनके निवारण कैसे हो सकता है, प्रोत्साहन आयाम क्या है, मार्गदर्शक एवं परामर्श के लिए प्रावधान क्या है। भाई जो जो हमारे मानसिक रूप से बीमार हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके लिए परामर्श क्या हो सकते हैं। यहीं पर आपको बात की जाए कि मंदित मना बालक, मंद बालक हैं, इडियट, सारी बातें होंगी। सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास, मतलब सीखने के लिए स्कूल और समुदाय में यानी समाज में कैसा सामंजस्य होना चाहिए, इसकी बात यहाँ पर बृहद रूप में होगी। ठीक है, आगे जो 10 ये तो 40 हो गए। अब देखो आगे स्कूल का संगठन और नेतृत्व, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी बात किसके इर्द गिर्द होगी, तो आप कहेंगे पूरी की पूरी बात इसके इर्द गिर्द होगी कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसे बने होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, क्या होना चाहिए। 10 अंक का देखो इसमें चिंतनशाली व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, कोच, संरक्षण के रूप में नेता, ये सारी की सारी बात होगी। बच्चा चिंतनशाली व्यवसायी हो सकता है, टीम निर्माता कैसे हो सकता है, आरंभकर्ता कैसे हो सकता है, कोच और संरक्षण के रूप में नेता कैसे हो सकता है, जो कोच है वो संरक्षक के रूप में नेता कैसे होता है। स्कूल नेतृत्व पर परिपेक्ष, देखो इसमें स्कूल नेतृत्व कैसे किया जाता है, तो निर्देशात्मक एवं परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, लक्ष्य निर्धारण, स्कूल विकास योजना को बनाना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूली प्रक्रियाओं मंचों का उपयोग करना, मतलब स्कूली जो प्रक्रिया है उसको मजबूत हमें करना है, उसको हमको बढ़िया बनाना है। तो स्कूल में कैसे कौन से मंचों का आयोजन किया जाए, ऐसी कौन सी प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाए, जिसे ये सिखाएं। समय सारणी बनाना, समय सारणी कौन सी अच्छी होती है, कैसे बनाई जाती है। अभिभावक और शिक्षक मंच, यानी एक ही साथ में अभिभावक और शिक्षक बैठें और दोनों बात करें एक बच्चे के बारे में कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। स्कूल की असेंबली कैसी होनी चाहिए। शिक्षक विकास मंच क्या होता है, मतलब शिक्षकों की पढ़ाई के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं और शिक्षकों की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। शिक्षक अधिगम में सुधार हेतु तो उपलब्धि डेटा का उपयोग, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है, और ये कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, सारी बातें यहाँ पर आप पढ़ेंगे। स्कूल स्व मूल्यांकन, मतलब स्कूल अपना खुद का मूल्यांकन कैसे करेगा। और सुधार समुदाय, स्कूल में स्व मूल्यांकन के लिए एक सुधार समुदाय होता है जिसको आप कहते हैं ज्यूरी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उद्योग व अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करना, एक विद्यालय को अपने पड़ोसी क्षेत्रों, पड़ोसी विद्यालयों और जो उच्च संस्थान उनके साथ में किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, इसकी बात करेंगे। सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना, ऐसे समुदाय का निर्माण करना जो सिखाते हैं, तो ये 10 नंबर हो जाएगा। तो वो क्या 50। अब ये लास्ट के 10 नंबर बचे। इसमें क्या है कि शिक्षा के परिपेक्ष क्या होते हैं, जिससे शिक्षा के, अब यहाँ पर आप समझ लो कि NEP जो 2020 थी, 2020 थी, इसके कुछ टॉपिकों को इस बार शामिल किया गया। बहुत ध्यान से सुनना। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल की भूमिका आखिर कैसी होनी चाहिए। तो ये शुद्ध पेडागोजी बिल्कुल प्योर अप्लाइड है, याद रखिएगा। ये सब ऐसा नहीं कि तुमको स्कूल की भूमिका लिखा कर निम्न में से स्कूल की भूमिका के रूप में सही है। अब 4 ऑप्शन है, उनको सही करो। NEP 2020 में एक कॉन्सेप्ट आया था ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में पूरा पढ़ना है। स्कूलों की पाठ्यचर्या और शिक्षा जाते मानी करिकुलम कैसा होना चाहिए और पेडागोजी कैसी होनी चाहिए। बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, अब बाल अधिकार जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। सुरक्षित, जैसे कि आप पढ़ चुके हो, अगर कहा जाए 21 के A में जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या बना दिया गया है, तो आप कहोगे 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य फ्री मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो उसके बारे में पूछेगा। बाल अधिकारों की रक्षा कौन करता है और उसके प्रावधान क्या है। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम 2009, वही RTE 2009, उसकी पूरी की पूरी बात यहाँ पर होगी। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप में संदर्भ। अब इतिहास पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा कि शुरुआत में शिक्षा कैसी थी मुगल काल में, या सनातन शिक्षा कैसी थी, फिर वैदिक काल में कैसी हुई, फिर उसके बाद में जब हम आगे आए तो मुगल काल में कैसी हुई। मुगल काल के बाद में आप अगर आगे की बात करेंगे
तो अंग्रेजों के समय में कैसी हुई, कौन कौन से प्रावधान हुए, कब कितना पैसा, यानी संविधान में जितना शिक्षा का सिस्टम है सारी की सारी आप बातें पढ़ेंगे। आज शिक्षा का क्या प्रावधान है, कितनी हमारी जो नीतियां हैं बन चुकी हैं, कौन नीति अच्छी है, सारी की सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। और स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत, परिपेक्ष्य, सीखना और ज्ञान एवं पाठ्य चर्चाएं यहाँ पर, और स्कूल चरण एवं शिक्षा साथ एवं मूल्यांकन, लास्ट में इवेल्युएशन पढ़ के आपको खत्म कर देना है। मेरी समझदारी ये कहती है कि प्यारे भैया याद रखिएगा, आपके पास में कम से कम मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास में कम से कम 60 टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 60 नंबर और कम से कम 60 टॉपिक, ज़्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक एक के अंदर 4-4 टॉपिक समाये हुए हैं। केवीएस एक ऐसा, प्यारे भैया एग्जाम याद रखिएगा हमेशा जीवन में, केवीएस एक ऐसा एग्जाम है जो एक बहुत ही ब्रॉड डोमेन में आपको सोचने का मौका देता है। केवीएस के जो टीचर होते हैं यूं ही अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनका रिटन इतना हार्ड होता है। मैं ये नहीं कहता कोई बच्चा पास नहीं कर सकता है, पढ़ाई के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, तो केवीएस क्या ही चीज है। लेकिन उसके लिए धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। किसी भी चीज में समय लगता है, और अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो 4 महीने का समय, 4 महीने में खूब पढ़ा जा सकता है, खूब प्रैक्टिस की जा सकती है। मतलब मोटा मोटा 4 महीने का समय है। एग्जाम डेज अभी अनाउंस नहीं है, जब अनाउंस होगी आपको बता, लेकिन कम से कम 4 महीने का समय तो मिलता ही मिलता है, और इस बार भी मिल रहा है, मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, लग जाइए। मैंने ये सिलेबस इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी वालों के लिए दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखें, ताकि आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में सही से दिमाग में चढ़ें। और बाकी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, क्लासें कराएंगे, आप देखते रहिए, सुनते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ के साथ पढ़ाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी औषधि है जिसके चलते आप अपने जीवन के सारे दुख दर्दों को, सारे मान सम्मान अपमानों को ख़त्म करा सकते हैं, निपटा सकते हैं, और समाज में एक बहुत ही अच्छा दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षक क्या होता है कि इसकी मुट्ठी पर कहते नहीं कि प्रलय और जो हमारा सृजन है वो खेलते हैं। इसलिए आइए इस मुहिम में शामिल होते हैं, मिल करके लगते हैं केवीएस पीआरटी पे। मैं पेडागोजी आपको पढ़ाऊंगा, मैं शशांक तिवारी आज आपसे विदा लूंगा। कल की क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।